नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और देश दुनिया में आपका एक बार स्वागत है। और हम 6 तस्वीरें लेकर आपके सामने इस समय मौजूद हैं जो देश की सबसे बड़ी खबर, जिन पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। पहली तस्वीर एनएसए स्तर की वार्ता में लेकर पाकिस्तान और भारत की तरफ से वार पलटवार हुआ है। दूसरी तस्वीर है प्याज की कीमतों को लेकर, जो कि आसमान पर है और सरकार क्या करेगी कीमतों को रोकने को लेकर, इस पर भी बात होगी हमारी। तीसरी तस्वीर हमारी है राधे मां के ऊपर जो आरोप लगाए हैं डॉली बिंद्रा ने, उस पर हमारी नजर रहेगी। चौथी तस्वीर है कुलपति का घेराव किया है खासतौर से प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के छात्रों ने, इस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही हमारी नजर रहेगी एक ऐसे शख्स पे जो 2 साल से चप्पल नहीं पहन रहा था क्योंकि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं की थी। ऐसे शख्स से भी बात होंगे। और दूसरी बात होगी एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, छठी तस्वीर, वो है एक 80 साल के व्यक्ति के जिसने एक मोहब्बत में एक नया ताजमहल गढ़ा है। इन तस्वीरों पर नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले हमारी बात होगी भारत पाकिस्तान के एनएसए स्तर की वार्ता होनी है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने अपना रुख साफ किया है। आज वहां के एनएसए सरताज अजीज ने क्या कहा, इस पर सबसे पहले गौर कर लेते हैं। आइए देखें क्या कहा उन्होंने। हवा में डॉजियर लहराते ये है पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज। इनका कहना है कि ये पाकिस्तान में रॉ की गतिविधियों के खिलाफ 3 डॉजियर लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत नहीं हुई तो दोनों मुल्कों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। सरताज अजीज ने हुर्रियत नेताओं से अपनी मुलाकात का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी समारोह में भारत मेहमानों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने हुर्रियत नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि उफा पर भारत गलत कह रहा है कि कश्मीर एजेंडे का हिस्सा नहीं है। साथ ही सरताज अजीज ने ये भी कहा कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, कश्मीर के बगैर अपनी शर्तों पर वार्ता करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं। हमारा तो क्लियर था कि ऑल आउटस्टैंडिंग इशू कह दिया तो कश्मीर शामिल है। अब इंडिया उसको इंटरप्रेट कर रहा है, क्योंकि इंक्लूडिंग JNK नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिसी में तब्दीली है। और सरताज अजीज के जवाब में कुछ देर पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अड़ा रहा मुद्दों पर तो शायद बातचीत संभव ना हो। बड़े कड़े शब्दों में भी कहा, लेकिन कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, स्वागत के लिए तैयार हैं। सरताज अजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुषमा स्वराज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि डॉजियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लहराए जाते हैं, बल्कि बंद लिफाफे में बातचीत की मेज पर दिए जाते हैं। सुषमा के मुताबिक अगर पाकिस्तान डॉजियर देगा तो भारत उसे नवेद की शक्ल में जिंदा सबूत देगा। विदेश मंत्री के मुताबिक वार्ता सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगी। इसमें हुर्रियत या कोई तीसरा दल शामिल नहीं होगा। सरताज अजीज साहब, आप हुर्रियत को या किसी भी अन्य को तीसरा पक्षकार मत बनाइए। और मैं कहना चाहती हूँ कि उफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से आगे मत ले जाइए। सुषमा ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान को शुरू से ही बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का मन नहीं था। सुषमा स्वराज ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान बात करना चाहता है तो उसके पास जवाब देने के लिए सिर्फ आज की रात है। सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान ने सशर्त बातचीत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हुर्रियत नेताओं से मुलाकात होगी और कश्मीर एजेंडे में शामिल होगा। पाकिस्तान को सुषमा की खरी के बाद हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा ने बात की यशवंत सिन्हा से। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था इस पूरी प्रक्रिया पे और एनएसए लेवल बातचीत पर। हमारे साथ है पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा, जो बताएंगे कि जो भारत की 2 टुक रही पाकिस्तान को सुषमा स्वराज का जो करारा जवाब रहा, उस पर क्या प्रतिक्रिया है। सुषमा जी ने खरी सुनाई, सही था। हाँ, मुझे लगता है कि पिछले कई दिनों से जो एक भ्रम की स्थिति चल रही थी उसको साफ किया सुषमा जी ने। तो अब स्पष्टता है और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के पास बगले झांकने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इस परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूँ कि सरताज अजीज साहब भारत आएंगे। आपको लगता नहीं है पाकिस्तान को ये समझाने में बहुत देर हो गई? कल बातचीत होने वाली, आज तक बहस चल रही है, क्या होगा? शायद पहले तय हो जाता तो बेहतर होता। और मुझे लगता है कि इसीलिए पाकिस्तान के साथ जब आप डील करते हैं तो हर कदम पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुछ भी आप
टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं, मान कर नहीं चल सकते हैं कि भाई ये बात तय हो गई। पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज से स्वागत समारोह में शरीक होने के लिए आ रहे हुर्रियत नेता शब्बीर शाह को आज दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके दो साथी स्वागत समारोह में शरीक होने के लिए आ रहे थे। उनको अरेस्ट करके साउथेक्स के गेस्ट हाउस ले जाया गया। बालकनी पर मुस्कुराकर हाथ हिला रहे ये हैं अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता शब्बीर शाह। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर दिल्ली के साउथेक्स इलाके के गेस्ट हाउस में नजरबंद किया है। खबर है कि नजरबंदी के दौरान 2 पुलिस वाले भी इनके कमरे में ही तैनात हैं। साथ ही शब्बीर शाह के जिन 2 सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है वो भी इसी गेस्ट हाउस के दूसरे कमरे में हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों कमरे शब्बीर शाह ने ही बुक कराए थे और वो आज सुबह ही श्रीनगर से दिल्ली आए थे। रविवार को सरताज अजीज के सम्मान में पाकिस्तान उच्चायोग ने स्वागत समारोह आयोजित किया है। इस समारोह के लिए हुर्रियत को भी न्योता भेजा गया था, मगर भारत सरकार हुर्रियत नेताओं के सरताज अजीज के मिलने के खिलाफ है। पाकिस्तान को भी सलाह दी गई है कि उसके नेता हुर्रियत से दूर रहें। और अब बात देश में बढ़ते दामों की। जी हां, प्याज के बढ़ते दामों को लेकर सरकार भी परेशान है। अभी कुछ दिन पहले तक 30 और 40 रुपए किलो बिक रहे प्याज की कीमतें इस वक्त बाजार में 80 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज की थोक कीमत 57 रुपए किलो होने का मतलब खुदरा बाजार में ये प्याज 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में प्याज की कीमत कम दिखाई दे रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में प्याज के दाम 66 रुपए किलो है, मुंबई में 50 और कोलकाता और चेन्नई में 52 रुपए किलो बताया जा रहा है। उधर केंद्रीय एजेंसी एसएफएसी की तरफ से दिल्ली में 8000 टन प्याज मदर डेयरी और दिल्ली सरकार की तरफ से दूध के बूथ पर 35 से 40 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। इसी के साथ दिल्ली में 280 जगहों पर सरकार की तरफ से 30 रुपए किलो में प्याज बिक रहा है, फिर भी दाम काबू में नहीं आ रहे। जानकारों के मुताबिक कम बारिश की वजह से इस बार फसल उम्मीद से कम हुई है और इसका सीधा असर सप्लाई पर पड़ा है। सच ये भी है कि बढ़ते प्याज के दामों ने न सिर्फ लोगों के आंसू निकाले हैं, बल्कि सरकार का भी रुख इसमें कुछ इस बात लेकर है कि कैसे कीमतों को कंट्रोल किया जाए। आसमान पर पहुंची प्याज की कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $425 से बढ़ाकर $700 प्रति मैट्रिक टन कर दिया है। प्याज के दामों पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है और वो वक्त वक्त पर इसकी समीक्षा करती रहेगी। इसी के साथ 10,000 टन प्याज के लिए सरकार 27 अगस्त को टेंडर खोलने वाली है। सरकार के मुताबिक 2013-14 के मुकाबले 2014-15 में 4.79 लाख टन प्याज कम पैदा हुआ है। प्याज के दाम को नियंत्रित करने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी 24 अगस्त को एसएफएसी, नैफेड, एमएमटीसी, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और दिल्ली सरकार के साथ बैठक करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में एक नक्सल अटैक हुआ है जिसमें एक पुलिस अफसर की मौत हुई है और एक जवान घायल हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर तांडव किया है। दरभा के झीरम घाटी में नक्सलियों के हमले में एसटीएफ के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर कृष्णपाल सिंह शहीद हो गए। देर रात पुलिस को खबर मिली थी कि दरभा से सुकमा जाने वाले नेशनल हाईवे 30 पर नक्सलियों ने पेड़ काटकर रास्ता रोक दिया है। इसके बाद एसटीएफ को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। ये दल जब टोटापाड़ा गांव के पास पहुंचा तब नक्सलियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और काफी देर तक मुठभेड़ चलती रही। इस गोलीबारी में एसटीएफ के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर कृष्णपाल सिंह घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग गए और घायल अफसर को मौके से निकाला गया, मगर तब तक वो दम तोड़ चुके थे। उधर मुठभेड़ में घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि नक्सली वारदात में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा गिरावट आई है। मैं कह सकता हूं कि पहले से घटनाओं में बहुत तेजी के साथ गिरावट आई है। तेजी के साथ गिरावट आई है। एमसीडी कर्मचारी से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र कुमार को जमानत मिल गई है और इसके बाद आइए देखते हैं क्या है। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। जमानत के बाद सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि जब से उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाया तब से उन्हें इस तरह परेशान किया जा रहा है। हाँ, ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र के तहत हमें गिरफ्तार करवाया गया था। मैं लगातार पूरा इस केस में पुलिस को कोऑपरेट कर रहा था और जब से जो जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठा है तब से बीजेपी मेरे पीछे लगी है। दिल्ली पुलिस ने सुरेंद्र सिंह को कल रात गिरफ्तार किया था और सुरक्षा वजहों से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रखा था। सुरेंद्र सिंह पर एमसीडी कर्मचारी से मारपीट का आरोप है। साथ ही उन पर SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरेंद्र ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दी थी, मगर अदालत ने इसे खारिज कर दिया था।
कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में छात्रों ने कुलपति का घेराव किया और खासतौर से अपनी मांगों के लिए वो बहुत देर तक कुलपति को घेरे रहे। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की वीसी अनुराधा लोहिया का कल शाम से ही छात्रों ने घेराव शुरू कर दिया। रात भर घेराव जारी रहा, जिससे अनुराधा अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकल पाईं। छात्र तख्तियां लिए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने कमरे के बाहर दीवारों और नेम प्लेट को भी नुकसान पहुंचाया। छात्र संघ के मुताबिक कल मुख्यमंत्री ममता के दौरे के वक्त छात्रों को पुलिस ने प्रताड़ित किया था। साथ ही आरोप लगाया गया कि कुलपति कई मामलों में नाकाम साबित हुई हैं। उधर कुलपति का कहना है कि छात्रों का एक गुट बेवजह उनके इस्तीफे की मांग उठा रहा है। Not listening us. That's why we slogan, we protest, but our protest is completely non-violent. We have tried to talk to them. They don't want any discussion. They just want me to resign. Now that's not an option. सुखविंदर कौर और राधिमा पर डॉली बिंद्रा ने कुछ संगीन आरोप लगाए हैं। डॉली बिंद्रा का कहना है कि उनके साथ राधिमा ने अश्लील हरकतें की। डॉली बिंद्रा के मुताबिक राधिमा के बेटे ने उनके सामने कपड़े उतारे। राधिमा की बहुओं ने उनका यौन शोषण किया। राधिमा के कहने पर बहुओं ने अपने साथ अश्लील डांस करने पर मजबूर किया। राधिमा के कहने पर टल्ली बाबा ने उनके साथ अश्लील हरकत की और मौसी और छोटी माँ ने उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। सारी की सारी औरतें मेरे ऊपर हावी हो गई। कोई मुझे ऐसे खींच के किस कर रही है, कोई मुझे ऐसे खींच के किस कर रही है, कोई मुझे यहाँ पकड़ रही है, कोई मुझे ऊपर हाथ लगा रही है, मेरे प्राइवेट पास हाथ लगा रही है। हर ढंग से मुझे उन्होंने वो किया हुआ था। डॉली बिंद्रा ने अपनी आप बीती के समर्थन में मुंबई पुलिस को 18 पन्नों की चिट्ठी भी लिखी है। डॉली इसी मामले को लेकर मंगलवार को मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने वाली है। डॉली ने इस पूरे मामले में राधिमा समेत 20 और लोगों को आरोपी बनाया है। बोरीवली, मलाड, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर साहब सबको कंप्लेन रजिस्टर की। देश दिन भर में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात करेंगे अब ऐसे शख्स की जिसने 2 साल तक चप्पल नहीं पहना। कारण आप जानना चाहेंगे। ऐसा इसलिए उसने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे खुद नहीं कहेंगे चप्पल पहनने के लिए, वो चप्पल नहीं पहनेंगे। कहानी राजस्थान की। राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले बलवंत कुमावत का सपना आखिरकार सच हो गया। बलवंत ने पीएम मोदी के कहने पर पैरों में चप्पल डाल ही ली। कॉमर्स के छात्र बलवंत ने 2 साल पहले बीजेपी के गोवा अधिवेशन के दौरान नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही ये ठान लिया था कि जब मोदी पीएम बनने के बाद उन्हें कहेंगे तभी वो चप्पल पहनेंगे। बताया जा रहा है कि उसके बाद से सर्दी, गर्मी और बरसात में बलवंत नंगे पैर ही घूमते थे। इस बात की खबर जब पीएम मोदी को दी गई तो उन्होंने जयपुर यात्रा के दौरान बलवंत को बुलावा भेजा और उनसे मुलाकात की। बलवंत के मुताबिक पीएम मोदी ने उनसे कहा कि ऐसी कोई मन्नत फिर न मांगे जिससे शरीर को तकलीफ हो। पीएम मोदी ने बलवंत के साथ अपनी तस्वीर भी ट्वीट की। ये प्रण मैंने सर तब लिया था जब नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री दावेदार लिए घोषित हुए थे राष्ट्रीय अधिवेशन गोवा के अंदर। तब से मैंने ये प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था? ये प्रण कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं उनसे मिलूंगा तभी मैं चप्पल धारण करूँगा। और अब कहानी एक ऐसे 80 साल के शख्स की जिसने अपनी पत्नी के याद में एक मिनी ताजमहल बना डाला। सीमेंट और ईंट गारे से बनी ये इमारत हूबहू ताजमहल से मिलती है। अभी इसमें संगमरमर लगना बाकी है। रिटायर्ड पोस्टमास्टर 80 साल के फैजुल हसन कादरी ने अपनी पत्नी की याद में ये ताजमहल बनवाया है। पैसों की कमी की वजह से अभी इसमें पत्थर लगना बाकी है। हसन कादरी ने अपनी बेगम तज्जमुली की कब्र भी इसी ताजमहल के अंदर बनवाई है और अपनी कब्र के लिए भी जगह छोड़ी है। मिनी ताजमहल को इस शक्ल में आने में तकरीबन 11 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। दिल में अचानक ख्याल आया कि हम मर जाएंगे तो हमारा कोई नाम भी नहीं लेगा। तो मैं कहा कि अगर मेरी जिंदगी में तेरा इंतकाल हो गया तो ऐसा मकबरा बनवाऊंगा कि लोग बरसों याद रखें। हसन कादरी के ताजमहल के बारे में जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पता चला तो उन्होंने हसन को लखनऊ बुलवाया और उसे वक्फ बोर्ड को दान देने की बात कही ताकि इसका रखरखाव हो सके। देश दिन भर में आज अभी बस इतना, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए IBN।